नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार, आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी रण इन दिनों छिड़ा है और इस रण में तमाम राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ ताल ठोकते नजर आते हैं। अब जहां एक और बीजेपी एनडीए 400 पार के लक्ष्य पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन एनडीए के लक्ष्य को रोकने और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हुंकार भर रहा है, जिसको लेकर राष्ट्र राजधानी दिल्ली में कभी धुर विरोधी रहे कांग्रेस और आप इन दिनों बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन में हैं। अब गठबंधन का फायदा भले ही इनके आने से चुनाव में कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा हो, लेकिन काफी हद तक जो कांग्रेस पार्टी को बड़े पैमाने पर झटके लगे हैं वो भी नजरों से ओझल नहीं हो रहे, क्योंकि आप कांग्रेस गठबंधन से नाराज होकर एक एक करके नेता पार्टी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, या ये कहिए कि चुनावी समर में हाथ छोड़ रही है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए काफी चिंता का विषय बना हुआ है। आज इसी मुद्दे को लेकर ललकार भरेंगे, लेकिन शुरुआत में ये रिपोर्ट देखें, उसके बाद खास मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे। आप कांग्रेस का गठबंधन अटूट, फिर क्यों दिल्ली कांग्रेस में फूट? अमेठी रायबरेली पर सियासी बवाल, राहुल प्रियंका की फर्जी लिस्ट वायरल। तो जहां एक और लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बवाल मचा है और सभी दलों के दिग्गज चुनावी रण में ताल ठोकने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन अपनी जीत का दमखम भी भर रहा है। लेकिन दिल्ली से लेकर पंजाब तक और पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि भले ही दिल्ली में आप कांग्रेस साथ साथ हो, लेकिन कांग्रेस के नेता अब हाथ के साथ छोड़ने में जुटे हैं। एक एक कर नेता कांग्रेस आप गठबंधन से नाराजगी जताते हुए पार्टी से किनारा करती दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद लगातार कई नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब देवेंद्र यादव को सौंपी गई है, लेकिन वो इन जिम्मेदारियों पर कितना खरा उतरते हैं ये समय बताएगा। देखिए, कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन की कमी इस दौरान देखने को मिली है और मेरे ड्यूटी में ये भी आता है कि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन, जब हम अलायंस के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें मैं एक बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले कुछ स्ट्रेटेजीज हमने डिस्कस की है, जो परेशानियां आ रही थी वो भी हमने डिस्कस की है और उनका कोई सोल्यूशन भी निकाला है। तो आने वाले दो दिनों में देखेंगे कि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हमारे ना सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स में बल्कि अलायंस के पार्टनर्स में भी देखने को मिलेगा। तो देखा आपने किस तरह से देवेंद्र यादव का कहना है कि आने वाले समय में वो बेहतर तालमेल बनाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन इससे पहले उनकी ये बात ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं तक पहुंच पाती, तुरंत 2 विकेट और गिर गए। यानी कि आप कांग्रेस गठबंधन का हवाला देते हुए 2 और कांग्रेसियों ने पार्टी से खुद को अलग कर लिया। नीरज बसोया और नसीब सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए कई बड़ी चुनौतियां भी सामने आई। तो चलिए दिल्ली में आप कांग्रेस गठबंधन के चलते सामने आई नाराजगी पर थोड़ी और जानकारी हासिल करते हैं। दरअसल कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। आप कांग्रेस गठबंधन पर लगातार कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता इस समय आप कांग्रेस गठबंधन को गलत बता रहे हैं, जबकि कन्हैया कुमार और उदित राज की उम्मीदवारी पर भी कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि कुछ देर पहले नीरज बसोया और नसीब सिंह ने भी हाथ का साथ चुनावी समर में छोड़ दिया। दूसरी ओर अमेठी और रायबरेली सीट पर भी सियासी बवाल मचा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर कांग्रेस की एक लिस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी को रायबरेली से टिकट दिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि यह कांग्रेस समर्थकों की ओर से फर्जी लिस्ट बनाकर वायरल की जा रही है, जिसको लेकर अब सियासी घमासान और तेज हो गया है। जबकि पीएम मोदी सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर कड़ी नाराजगी जता रहे हैं। क्योंकि मैंने इस ताकत का
सदुपयोग किया, समाज से जुड़ने के लिए उपयोग किया, समाज की भावनाओं को समझने के लिए उपयोग किया, सही बात पहुंचाने के लिए उपयोग किया। लेकिन जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। जहां एक और लोकसभा चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर चुनावी प्रचार हो रहा है और नामांकन की प्रक्रिया तेजी से वायरल है और सभी दल पुरजोर कोशिश करने में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी अंतर्कलह से आज भी परेशान है। यही वजह है कि लगातार एक एक कर कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ऐसे में सवाल और वो कहावत है कि घर का बेदी लंका ढाए। अगर कांग्रेस समय रहते अपनी कलह को नहीं सुलझा पाई तो फिर 2024 चुनाव में कैसे फतह कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चुनाव का रण जारी है। लगभग 2 चरण गुजर चुके हैं और बाकी बचे 5 चरणों पर मतदान होना बाकी है। लेकिन इस बीच पहले चरण से लेकर तीसरा चरण आ रहा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं की नाराजगी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। कोई उचित मान सम्मान न देने की बात कहते हुए कांग्रेस का हाथ छोड़ रहा है, तो कोई गठबंधन से नाराज होता नजर आ रहा है। कोई ये कह रहा है कि उसको टिकट नहीं दिया गया, तो कोई ये कह रहा है कि भाई ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस की बात पहुंचाने के बावजूद भी वोटर कन्विंस होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी कई चीजों का प्रलोभन देकर और प्रेशर पॉलिटिक्स करके विपक्ष के नेताओं को तोड़ रही है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हैं, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका। कांग्रेस पार्टी से विजय हंस हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका। आम आदमी पार्टी से चिराग सेठी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग जी आपका। और राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत विजय जी आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में लगातार नेताओं की नाराजगी और नेताओं की नाराजगी के साथ इतनी नाराजगी कि वो पार्टी के पद व पार्टी से ही इस्तीफा दे दे। आखिरकार क्या समझ आ रहा है? पार्टी कहां पर लूपहोल ऐसे छोड़ रही है जो कवर नहीं हो पा रहे? क्योंकि अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे को छोड़ने के बाद जिस व्यक्ति विशेष पर दिल्ली कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी गई, उसने कहा कि नेताओं में कोऑर्डिनेशन की कमी है। अब ये नेताओं में कोऑर्डिनेशन की कमी है या केंद्रीय नेतृत्व पर विश्वास की कमी? नहीं, कमी किसी भी साइड से नहीं है, क्योंकि ये गठबंधन लगभग 3 महीने पहले ही डिसाइड हो चुका था। अरविंदर सिंह लवली एज ए डीपीसीसी प्रेसिडेंट उन सब कमेटियों में शामिल हुए हैं। जब गठबंधन के रिगार्डिंग मीटिंग्स हो रही थी, उसके बाद शीट शेयरिंग की जब मीटिंग्स हो रही थी, उसमें भी शामिल थे। सीट कितनी किसको देनी है इसमें भी शामिल थे, किसको देनी है इसमें भी शामिल थे। तो ये लास्ट मोमेंट पे डिच करना या अपना एक फैसले को खुद ही बदल देना, वो अरविंदर सिंह लवली जी का पर्सनल डिसीजन है। ये एक महायुद्ध चल रहा है देश में अन्याय के खिलाफ, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पिछले 3 साल से सड़कों पे उतरी हुई है। देश में तरह तरह के अन्याय हुए हैं हर सिटीजन के साथ, हर रेजिडेंट के साथ। तो उसकी बात को हमने हर व्यक्ति तक पहुंचाया है, अपने मुद्दों को पहुंचाया है। इस समय जो आपने जिन भी नेताओं का नाम लिया है जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, उनके कुछ पर्सनल रीजंस होंगे। वो बहाना कांग्रेस पार्टी का जहां उनकी विचारधारा का बना रहे हैं, वो उनका एक होता है, सेट ट्रेंड होता है हर नेता का जब वो पार्टी छोड़ता है। नहीं, हमारे आप ये कह रहे हैं कि महायुद्ध चल रहा है, महायुद्ध में कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ चल रही है, लेकिन फ्रंट फुट पर काम करने वाला सिपाही ही अगर अपने राजा या अपने केंद्र नेतृत्व पर विश्वास ना जताए, तो आखिरकार फिर राजा तक पहुंचना या फिर चेकमेट या चित और मात दे देना फिर आसान नहीं होगा। बहुत आसान हो जाएगा सामने वाले चिर प्रतिद्वंदी के लिए। तो फिर कुणाल जी, यहाँ राजाशाही नहीं है, जहाँ डेमोक्रेसी है इंडिया में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी भी काम करती है। नेताओं को खुल के बोलने की आजादी है। उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने रिजाइन कर दिया, वेल एक्सेप्टेड।
अब कांग्रेस के पास उसके अल्टरनेटिव्स हैं। कांग्रेस के पास बहुत लड़ने वाले योद्धा हैं इस इलेक्शंस में। हमने इमीडिएटली नया अल्टरनेटिव वहां दे दिया आप है। ये धीरेन्द्र कह यादव रहे जी हैं कि भाई डीपीसीसी को हेड लोकतंत्र शाही करेंगे। है, वहां पर किसी तरह की राजशाही नहीं है, लेकिन जो तमाम लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी सर फ्रॉम 2014 टिल 2024, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, इसके साथ साथ अगर आप देखें अन्य नेता, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे अशोक चव्हाण हो, चाहे तमाम नेताओं, अभी भी आप देख लीजिए दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली, नसीब सिंह और आपके नीरज बसोया, आज की बात है ना। पंजाब आप देख लीजिए, रवनीत सिंह बिट्टू, तेजेंद्र सिंह बिट्टू, दलवीर सिंह गोल्डी, तमाम नेता है सर। लिस्ट खत्म नहीं होगी, उंगलियां खत्म हो जाएंगी। ये तो सभी एक ही चीज कह रहे हैं कि भाई केंद्रीय नेतृत्व सुनता नहीं, कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाते हैं वो रिपोर्ट उन तक पहुंचाई नहीं जाती, और अगर पहुंचाई जाती है तो सही तरह से जो पॉलिसीज है या स्ट्रैटेजीज है वो ग्राउंड जीरो पर एग्जीक्यूट नहीं होती। आपने जिन भी नेताओं का नाम लिया है उन्होंने खुल के मीडिया में पब्लिकली अपनी बातें रखी, लेकिन मेरे पास भी एक लिस्ट खत्म नहीं होगी जो इतने बड़े बड़े नेता थे वाजपेयी जी के टाइम के, जो पता नहीं कहां गायब हो गए, उनका पता ही नहीं चला। लेटेस्ट आपके सामने वेंकैया नायडू हैं, शाहनवाज हुसैन हैं, नकवी जी हैं, मतलब वो नेता कहाँ थे। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, उमा भारती हैं, वो नेता कहाँ गायब हो गए? वो तो बेचारे बोले भी नहीं। लेकिन है तो पार्टी के अंदर ही ना, पार्टी तो नहीं छोड़ी सर। उमा भारती से लेकर शहनवाज हुसैन से मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर वेंकैया नायडू, मुरली मनोहर जोशी, तमाम लोगों के आप नाम गिनाएंगे, लेकिन है तो पार्टी के अंदर ही, पार्टी की विचारधारा से मुखालफत तो नहीं की। वही तो कह रहा हूं, कितना प्रेशर होगा कि वो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे अपना दुख। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, आपसे समझना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट पड़ी है, कांग्रेस पार्टी उस पर काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है बीजेपी पर कि प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, उनकी एकता को खंड खंड किया जा रहा है। भाजपा या एनडीए डरी हुई है कि भाई अब की बार 400 पार नारा तब सफल हो पाएगा जब हम विपक्ष को तोड़ देंगे, उनको खंड खंड कर देंगे, चाहे प्रेशर पॉलिटिक्स हो, चाहे मनी पॉलिटिक्स हो, चाहे ये एजेंसी पॉलिटिक्स हो। देखिए कुणाल भाई, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि देखिए ये सच नहीं कह सकते आप। एक तरफ कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी जी भारत जोड़ने की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करते हैं, लेकिन वही युवराज कांग्रेस के राहुल गांधी जी अपने घर को नहीं बचा पा रहे जो बिखरा जा रहा है। अरे भाई, राहुल गांधी जी अपने घर में मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं खोलते? अपने घर को क्यों नहीं जोड़ने का काम करते? पहले अपने घर तो जोड़िए जो टूट रहा है, वहां तो मोहब्बत की दुकान खोलिए। देश तो जुड़ा हुआ है, देश तो टूटा हुआ है ही नहीं। देखिए सच्चाई ये है कुणाल जी कि कांग्रेस का जो संविधान है जिसपे कब्जा गांधी परिवार का है, जो पिटौशाली जो वहां पे कार्यकर्ता है उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनके जो सफलता के जो मार्ग है वो बंद कर दिए जाते हैं, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो जाएगा। और अब आप देखिए कांग्रेस जो है, जो लोग छोड़ कर आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं किस तरह से वो बात बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी की कि देखिए विपक्ष है, मान के चलते हैं, विपक्ष का काम है कि जो सत्ता में कोई गलत काम हो रहा है आप उसका विरोध करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सत्ता का विरोध करते करते देश विरोध पे उतर आई हुई है, सनातन विरोध पे उतर आई हुई है, हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं इनके लोग। तो देखिए कहीं ना कहीं जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके दिल में भी चोट पहुंचती नहीं। लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहा है ना अवधेश जी कि कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए विपक्ष के नेताओं को डरा कर, धमका कर, प्यार कर, पुचकार कर उनको अपने साथ लाना पड़ रहा है, उनको टिकट देने पड़ रहे हैं। बीजेपी के खुद के अपने नेता कदम पीछे खींच रहे हैं चुनाव लड़ने से। एग्जाम्पल के तौर पर वो जो जितेंद्र प्रसाद के साथ साथ आरपीएन सिंह के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम दे रहे हैं। देखिए कुणाल जी, सच्चाई ये है, देखिए कांग्रेस अब से नहीं बिखर रही है, कांग्रेस का बिखरना शुरू हुआ था 1959 से, 1959 से, जब राजगोपालाचार्य ने कांग्रेस छोड़ी थी, और उसके बाद बिखरती चली गई। आप देखिए किस तरह से चौधरी चरण सिंह ने छोड़ी, कांग्रेस क्यों छोड़ी थी? उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। किस तरह से ममता बनर्जी ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, शरद पवार ने अलग पार्टी बना ली कांग्रेस छोड़कर, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी। इतने ऐसे नेता मैं गिना दूं जो जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी नहीं थी उस समय
उस समय छोड़ी कांग्रेस पार्टी। अब ये जब तो तो सर भारतीय लिस्ट जनता पार्टी आपके नहीं साथ थी, भी जुड़ और ना ही- जाएगी ना कि आपके साथ, आपकी विचारधारा के साथ मेल ना खाने की वजह से शिवसेना ने भी आपका साथ छोड़ दिया, आपकी विचारधारा से मेल ना खाने से शिरोमणि अकाली दल ने भी आपका साथ छोड़ दिया, और बीच में जनता दल जेडीयू ने भी आपका साथ छोड़ दिया था ना। तो सर फिर दोनों तरह से फिर एक ही चीज निकलकर सामने आ रही है। चिराग सेठी जी, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग जी आपसे। सीधा स्पष्ट सवाल है सर, क्योंकि कुछ नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, और एलिगेशन आम आदमी पार्टी पर भी लग रहा है कि वो आप और कांग्रेस के गठबंधन से खुश नहीं थे। अब ग्राउंड जीरो पर सर जो आवाज निकलकर सामने आ रही है, जो काफी हद तक नुकसान गठबंधन को पहुंचा रही है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कैसे एक्सपेक्ट करती है कि दिल्ली में 7 सीटों पर जो गठबंधन है वो सफल हो पाएगा और मन मुताबिक नतीजे आपको इस बार के चुनाव में मिल पाएंगे? नमस्कार और सारे पैनल को नमस्कार। पहले तो मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि कांग्रेस में जमीनी नेताओं को चांस नहीं मिलता, तो मैंने कहा इनको मैं बता दूं कि जब 400 सीटें भाजपा की अनाउंस हुई थी तो उसमें 116 कैंडिडेट ऐसे थे दूसरी पार्टियों से आए थे। तो आप ऐसा मत बोलिए, आप ही को चांस नहीं मिल रहा, कांग्रेस वालों को तो मिल रहा है बीजेपी में आके, आपको चांस नहीं मिलेगा, आप सिर्फ टेबल कुर्सी लगाते रह जाएंगे, आपके लिए कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज, यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर कर आप लोगों को अपनी पार्टी में तो लेकर आ रहे हैं, आप उनसे कुछ कुछ बुलवा भी रहे हैं कि ठीक है आप बोलिए, ऐसा करिए वैसा करिए। आप ईडी की कार्रवाई क्यों बंद कर देते हैं? ईडी क्यों क्लीन चिट दे देता है जैसी पार्टी बदली जाती है? तो कहीं ना कहीं जो 400 पार की बात करी जा रही थी, शायद आज 150 पार करना मुश्किल होता जा रहा है। प्रधानमंत्री 10 साल के प्रधानमंत्री, एक दशक उन्होंने देश को दिया है, उसके बाद उनके पास कुछ 10 ऐसे काम नहीं है जिसपे जाके वोट मांगे। आगे वो अपनी बात हिंदू मुस्लिम की राजनीति में, हमारे लिए दिल्ली में पूरा सपोर्ट है, हम सड़कों पर निकलते हैं, लोग आकर आज हमें बोल रहे हैं कि गठबंधन का लोगों को फायदा होगा, लोग सोचना चाह रहे हैं। अगर इसका फायदा नहीं था तो भाजपा को 7 में से 6 प्रत्याशी क्यों बदलने पड़े? अगर 6 प्रत्याशियों ने काम किया था तो आपने 6 प्रत्याशी क्यों बदले? और ऐसे लोग क्यों लेकर आए जिन्होंने काउंसिलर तक का चुनाव नहीं लड़ा? जहां से मैं बात कर रहा हूँ वहां पर बांसुरी स्वराज जी ने काउंसिलर तक का चुनाव नहीं लड़ा, आज वो जाकर सीधा आप उनसे सांसद का चुनाव लड़वा रहे हैं। परिवारवाद की इससे बड़ी परिभाषा क्या है आप मुझे बताइए? आज ये चुनाव ही सिर्फ और सिर्फ डर से, आप डर से लोगों को अपने साथ शामिल तो कर सकते हैं, और आप जनता जानती है। आज मैं किसी का वीडियो देख रहा था, कॉलेज के बच्चों को प्रोटेस्ट के लिए भेज दिया इनहेरिटेंस टैक्स के नाम पर, उन बेचारों को पता ही नहीं कि बोलना क्या है। तो कह रहा हमें तो बुलाया था कि हम आ गए यहाँ पे, हम क्या करें? झूठ बोलकर प्रधानमंत्री ने, ठीक है सर, ठीक है, लेकिन चिराग जी मेरा सवाल जस का तस अभी भी वहीं पर है कि कांग्रेस के कई नेता जो गठबंधन से नाराज होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं, वो इस गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे? कुणाल जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई जाना चाहता है पार्टी छोड़कर तो जाए, हमें जनता के साथ की बात कर रहे हैं। आज हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जनता हमारे समर्थन में आ रही है। आप देखिए हजारों लोग हमारी रैलियों में आ रहे हैं, जनसभाओं में आ रहे हैं, आप उनको बुला नहीं रहे। जनता हमारा विजन सुनना चाहती है, और कहीं ना कहीं ये डर आज भाजपा को दिख रहा है, और इससे कोई भी फर्क, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, इससे कोई भी फर्क किसी के आने से किसी के जाने से हमारी पार्टियों में नहीं पड़ रहा, ना ही इस गठबंधन में कोई फर्क पड़ रहा है। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली की 7 सीटों पर, और 7 की 7 सीटों पर पॉजिटिव चल रहे हैं हम लोग। डन, ठीक है। एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद छोटा सा ब्रेक। आलोक जी, सीधा स्पष्ट सवाल है, क्योंकि कई सेफोलॉजिस्ट ये बोलते नजर आ रहे हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है इंडिया गठबंधन पर। राहुल गांधी हैं जो डर रहे हैं, या प्रियंका गांधी हैं जो डर रही हैं अमेठी या रायबरेली सीट पर चुनाव लड़ने से। दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो भी गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में जब टॉप से लेकर बॉटम तक स्थिति ऐसी है, तो कैसे एक्सपेक्ट करें कि 400 पार का जो रथ लेकर एनडीए आगे बढ़ रहा है उसको ये बीच चुनाव में रोक देंगे? भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन विपक्ष से 300 के पार करने में रोकने में मुझे लगता है कभी कभी असहाय दिखता है। जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दुनिया की या भारत की सबसे ग्रैंड ओल्डेस्ट पार्टी है, वो और अपने गढ़ पे अपना प्रत्याशी नहीं कर पा रही है, ना अमेठी ना बरेली। अभी ये नहीं पता कि अमेठी से कौन लड़ेगा, 3 तारीख आखिरी 3 मई तक नामांकन है। आप चाहे राहुल गांधी चुनाव वहां से फॉर्म भरे, चाहे प्रियंका वाड्रा भरे, चाहे दूसरा कोई नया भरे, लेकिन वो संदेश गया कि आप कहीं पर डर रहे हैं, अपना प्रत्याशी उतारने पर डर रहे हैं। तो जब अगर अपने गढ़ में आप अपना प्रत्याशी न उतार पाए, अखिलेश भाई कन्नौज में आखिरी समय में जाकर के वो अपने भतीजे को हटा करके स्वयं जो है तेज प्रताप को हटाकर स्वयं अपना
फॉर्म भरते हैं। तो ये चीजें बताती है कि बड़ा उथल पुथल है, बड़ी अनिश्चितता है विपक्ष के पास में। और सत्ता पक्ष में मतदान कम हुआ है तो इस सत्ता पक्ष भी इस मामले में डरा हुआ है कि हम 400 पार का नारा दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम 300 पार भी ना कर पाए। तो डर दोनों तरफ से है। और लोकतंत्र में जो चाबी है सत्ता की कुंजी वो जनता के पास होनी चाहिए। जब सत्ता पक्ष चुनाव में डरे और विपक्ष भी चुनाव में डरे तो मैं मानता हूं कि यही लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा है। लेकिन लोकतंत्र की परीक्षा और चुनावी समर के बीच जब तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ही पार्टी के प्रति निष्ठा ना जाहिर कर पाए तो ऐसे में जो चुनाव लड़ने का मजा है वो कम नजर आता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कांग्रेस से सीधा स्पष्ट सवाल होगा कि अब आगे की रणनीति क्या। जो एक एक करके तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनको संगठित करने के साथ साथ एकजुट करने के लिए कांग्रेस अब क्या फॉर्मूला लेकर आई है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहे ललकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार कांग्रेस नेताओं के पार्टी से इस्तीफा या पार्टी के पदों से इस्तीफा देने के बाद अब जो तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं उसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रेक से पहले विजय हंस जी आप अपनी बात तो रखना चाह रहे थे, आप अपनी बात तो रख ही दीजिएगा। लेकिन ब्रेक से पहले जो मेरा सवाल था कि अब इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जब नेता छोड़ कर जा रहे हैं चुनावी समर में, तो स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे। अब जो बात बीजेपी कह रही है कि मोहब्बत की दुकान खोलने से अच्छा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आप मोहब्बत का प्रचार प्रसार कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा करने से अच्छा है कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर लीजिए। कुणाल जी, हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, बीच में किसी ने बोला था बीजेपी स्पोक्सपर्सन ने कि एक आम वर्कर कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो एक बिल्कुल गरीब घर से दलित थे, जिन्होंने शुरुआत से वर्कर से लेके कांग्रेस प्रेसिडेंट तक की दूरी तय करी है। तो ये तो मुझे ऐसी एग्जांपल ना दें, ऐसी कोई भी एग्जांपल बीजेपी में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि एक और स्पोक्सपर्सन ने बोला था कि राहुल गांधी ने क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछले 3 साल से पहले भारत जोड़ो यात्रा करी है, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी है, जिसमें उन्होंने लोगों की तकलीफों को सुना, उन तकलीफों के बेस पे कमेटी बनी, जिसने मैनिफेस्टो बनाया, लोगों की बातें उसमें आई, जिसमें हमने 5 मेजर न्याय की बात करी, जिसमें 25 उनके लिए न्याय दिए गए हैं। एक पूरा बड़ा मैनिफेस्टो है जिसमें हर किसी के अन्याय की वही तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में न्याय देने की बात करती है लेकिन अपने पार्टी के नेताओं को न्याय नहीं दे पाती। अवधेश जी को लाया जाए स्क्रीन पर प्लीज। आप मेरी कंप्लीट आप बीच में क्वेश्चन कर देते हैं ना, मैं वही तो कंप्लीट तो करने दीजिए। तो वो जो न्याय की बातें हैं वो देश के कोने कोने तक, गांव तक, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, हर जगह पे गांव तक वो बात पहुंच चुकी है। लोग पिछले 2 चरण में कांग्रेस इंडिया अलायंस के फेवर में वोट कर रहे हैं। मोदी जी बौखलाए हुए हैं। ये अभी मैं आपकी जब डिबेट स्टार्ट हुई थी तो मिस्टर मोदी का एक स्टेटमेंट आ रहा था कि एडिट करके वीडियो बद्दी बातें करते हैं। किसी भी ओपोजिशन पार्टी को इनका या किसी पर्सनल बंदे को इनका वीडियो एडिट करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो खुद इतनी गंदी बद्दी बातें करते हैं। ये तो ओपनली पर रैलीज में बद्दी बातें करते हैं। जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, दीदी और दीदी, ये कौन से सभ्य व्यक्ति की भाषा है? घिनाए कांग्रेस के भी एक से एक नेताओं के हम बयान सुना देंगे जहां पर अभद्रता की पराकाष्ठा किस तरह से पार होती है वो भी हमने देखा है। नहीं सर, नहीं, आप मुद्दे से मत भटकिए। अगर जो राजनेताओं द्वारा जो बयान दिए जाते हैं, आप तो ये छोड़िए, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर एक न्यूज चैनल पर जाकर बैठकर डिबेट में कहते हुए नजर आते कि पाकिस्तान के लोगों से कहते कि आप हमारा साथ दीजिए, हम सरकार बनाएंगे। क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं आप एक तरफ ये कहते नजर आ रहे कांग्रेस पार्टी ये इतना डिवोशन देती है कि दलित नेता को कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद पर उठाया गया, दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि नहीं, एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मणिशंकर अय्यर किसी पोस्ट पे नहीं है कांग्रेस में। ये बहुत अच्छा है सर, ये बहुत अच्छी चीज है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि पार्टी के को लेकर अगर कोई बयान दे दिया जाए जो पार्टी को सूट नहीं करता तो ये कह दिया जाए कि भाई पार्टी से उस व्यक्ति का इस बयान से कोई संपर्क नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। क्या मतलब है सर, क्या मतलब है? सैम पित्रोदा से लेकर मणिशंकर अय्यर तक, यही तो बहुत खूबसूरत बात पकड़ ली आप लोगों ने। कंपेयर नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं तो आपको लॉजिकल बात बता रहा हूं। मणिशंकर अय्यर ने जब भी कोई बात बोली है वो कांग्रेस की किसी पोस्ट पे नहीं थी।
कांग्रेस के नेता तो हैं। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर क्या बात कर रहे हैं सर? तब भी अभी भी प्राइम पोस्ट पर नहीं होना व्यक्ति तो फिर उसको पार्टी से बाहर निकाल दीजिए ना। क्या बात कर रहे हैं सर? क्या बात कर रहे हैं अभी सर? लेटेस्ट उन्होंने कर्नाटका में रैली की, उन्होंने बोला कि रेवन्ना को मेरे नाम पे वोट दीजिए, रेवन्ना को दोबारा से एमपी चुनिए। और प्रज्वल रेवन्ना जिस तरह से सेक्स स्कैंडल में पाए गए हैं उसके बाद अब किस तरह की कार्रवाई हो रही है वो भी हम सब देख रहे हैं सर। अगर मैं नो बीजेपी डाउट का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होता तो मैं खुद जो अब जनता से अपॉलॉजी लेके मैं कहता कि मैं बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं हूं। कुणाल, थोड़ा तो आप लॉजिकल आप न्यूज चैनल आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना या रेवंत रेवन्ना के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोट मांगा जब सर ये पूरा मैटर निकलकर सामने आया ना प्रज्वल जो भी है सर, आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी हमारे सीएम है जी, मैं जवाब दे रहा हूं। माय अपॉलॉजीज कुणाल जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई, जब भारत के टुकड़े किए गए कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तब वो न्याय कहाँ गया था? तब आपका संविधान कहाँ गया था? तब लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया किसी को। जब कश्मीर में 370 लगाई गई कांग्रेस सरकार द्वारा, और जब वहां के दलित, ओबीसी और आपके SC ST सबका जो है हक मारा गया, आरक्षण उनसे छीना गया, तब कहाँ गया था संविधान? तब कहाँ गया था न्याय कांग्रेस का? तब कहाँ गया था लोकतंत्र? तब भी कुछ नजर नहीं आया। उसके बाद 84 में जब देश की सड़कों पर सिख भाइयों को जिंदा जला दिया गया, तब कांग्रेस पार्टी का न्याय कहाँ गया था? तब संविधान कहाँ गया था कांग्रेस का? लोकतंत्र कहाँ गया था कांग्रेस का? जब 1990 में कश्मीर से हिंदुओं को रातों रात भगा दिया गया, हिंदू बहन बेटियों के मंगलसूत्र उतार लिए गए, हिंदुओं की जमीनें छीनी गई, तब कांग्रेस पार्टी का न्याय कहाँ गया? तब संविधान कहाँ गया था कांग्रेस पार्टी का? लोकतंत्र कहाँ गया था? है आप ये बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया यूनिवर्सिटी से SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर दिया गया कांग्रेस द्वारा, तब न्याय कहाँ गया था? तब संविधान कहाँ गया था? तब लोकतंत्र कहाँ गया था? आज संविधान की बात कर रहे हैं। जब हमारा देश नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है विश्व पटल पर, तब कह रहे लोकतंत्र खतरे में है, तब कह रहे संविधान खतरे में। अरे भाई देखिए, आज GST की बीजेपी प्रवक्ता के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। 1968 में जब 2 लाख करोड़ से ज्यादा कलेक्शन हुआ है, श्रीमती इंदिरा गांधी जब बैंक का नेशनलाइजेशन कर रहे थे, उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट बाबू जगजीवन राम थे। हमारा भारत आया हुआ है और आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 34 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। तब भी ये आरएसएस के ये जो संजय वाला जो चश्मा है, नेशनलाइजेशन को मना कर रहे थे। उस नेशनलाइजेशन में SC ST हिस्सेदारी दी गई, उनको नौकरियां दी गई। 5 लाख SC ST लोगों को बैंक का नेशनलाइजेशन करके रेगुलर गवर्नमेंट जॉब दी गई। इसी तरह हम अब बैंक सेंसस करा रहे हैं, SC ST OBC को 50% से ज्यादा आरक्षण देंगे। सभी का उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली उनको हिस्सेदारी को भागीदारी दी जाएगी। उसी की पीड़ा इस टाइम RSS और बीजेपी में चल रही है। पता है मोदी सहन नहीं कर पा रहे हैं, अमित शाह सहन नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर से जहर निकल रहा है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण सवाल चिराग जी से, ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल चिराग जी से, एक सेकंड अवधेश जी, एक सेकंड, नियत है और ना नेता है कुणाल। डन, ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल चिराग जी से। चिराग जी, क्योंकि नो डाउट कांग्रेस आपके साथ अलायंस में है, इंडिया गठबंधन के आप दोनों महत्वपूर्ण घटक दल हैं, क्या पीस ऑफ एडवाइस आप कांग्रेस को देना चाहेंगे कि और क्या कांग्रेस पार्टी दिक्कत पेश कर रही है इस गठबंधन के लिए? पंजाब में आप नो डाउट आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन में तो साथ हैं, और दिल्ली में तो आप बाकायदा एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस को छोड़ कर जा रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के इस गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं? क्योंकि आज ही आप देख लीजिए ना, आज दलवीर सिंह गोल्डी जी कांग्रेस के पूर्व नेता थे, आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, और कांग्रेस को लेकर उन्होंने जो क्या बयान दिए वो भी हम सब ने देखा। और नॉट ओनली दलवीर सिंह गोल्डी जी, जबकि रवनीत सिंह, गुरप्रीत सिंह जीपी और राजकुमार चब्बेवाल, ये भी पंजाब के नेता हैं जो कांग्रेस के पूर्व थे, जो आम आदमी पार्टी के हिस्से बने हैं पंजाब में। कुणाल जी देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, हम उस पर तो कमेंट नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं आज जनता भी ये देख रही है कि कैसे जिन लोगों को आज प्रधानमंत्री खुद आकर भ्रष्टाचारी बोलते थे, उन्हें टिकटें दी जाती है। कोलगेट स्कैम की बात कौन करता था? क्या कांग्रेस करती थी, आम आदमी पार्टी? ये प्रधानमंत्री खुद करते थे। क्या आदर्श स्कैम की विधवाओं के घर लूटने वाले का नाम प्रधानमंत्री लेते थे कि कोई और लेता था? अगर आप उन्हें राज्यसभा भेजते हैं, अगर आप इन लोगों को लोकसभा की टिकट देते हैं, नवीन जिंदल को, तो कहीं ना कहीं आप यही दिखाना चाह रहे हैं कि हम झूठ बोलते थे,
एक कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। आप अगर अजीत पवार जी उनकी फैमिली को अगर क्लीन चिट दे देते हैं, अगर उन्हें ईडी आपके पास आने के बाद, आपके साथ गठबंधन बनाने के बाद अगर क्लीन चिट दे देता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिख रहा है कि जब तक आप विरोधी दल में है तब तक आप भ्रष्टाचारी है। जैसे ही आप इस तरफ आए, आपने वॉशिंग मशीन में अपनी धुलाई कराई, अब आप ठीक हो गए, अब आप बिल्कुल पाक साफ हो गए। तो कहीं ना कहीं जनता ये देख रही है कि प्रति व्यक्ति आए हुए मेरे हाथ में क्या आ रहा है। आपने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी कि 2 लाख करोड़ का जीएसटी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पर प्रति व्यक्ति आए हुए मेरे हाथ में क्या आया। मेरा सिलेंडर जो 300 रुपए का था आज 1100 रुपए का हो गया। मेरे बच्चे की नौकरी का है, मुझे तो बताइए। आप कुछ भी बोलिए, पर मेरे बच्चे की नौकरी तो दीजिए। आपको आज हिंदू मुस्लिम पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि पहले चरण के बाद आपको समझ में आ गया कि हम नहीं जीत रहे। लेकिन गृह मंत्री जी का बयान सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि पहले 2 चरण में जिस तरह से लगभग 198 या 199 सीटों पर जो चुनाव हुआ, उसके बाद लगभग 100 सीटें तो एनडीए के कुनबे में आ चुकी हैं। और ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त में कैसे कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग अगले चरण में अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। कुणाल जी, 13-14 दिन लग गए इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये डेटा निकालने के लिए कि पोलिंग कितनी परसेंट हुई है। पहले जब बैलेट पेपर होते थे ना, तो भी इतना समय नहीं लगता था। जहां पर इनको इतना समय लगा, 13-14 दिन में जाके आप पहले चरण की वोटिंग बता पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को भी समझ में आ रहा है क्यों किया जा रहा है, चीजों को क्यों स्टॉल किया जा रहा है। क्योंकि दिख रहा है कि एनडीए जो है वो लैग करता जा रहा है, वो पीछे होता जा रहा है। क्योंकि ना तो इनके पास कैंडिडेट है, ना इनके पास मुद्दे हैं। आज मोदी जी अगर बात झूठ बोलते हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री की बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स की बात क्या जयंत सिन्हा ने नहीं करी थी? अमित मालवीय ने नहीं करी थी। जयंत सिन्हा कौन सी पार्टी में थे जब उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात करी थी? तब अरुण जेटली ने नहीं करी थी। पर उस समय भी ये बात नहीं बोलेंगे। इनको सिर्फ एक डर का माहौल बनाना है, इनको दिखाना है कि सर, आम आदमी पार्टी से भी तो उम्मीद की जाती है ना चिराग जी, आम आदमी पार्टी से भी तो उम्मीद की जाती है। सबसे उभरती हुई युवा पार्टी है, सकारात्मक राजनीति करती है। सैम पित्रोदा जी जो कांग्रेस के ओवरसीज के प्रेसिडेंट हैं, जब उन्होंने कहा कि भाई देश में इनहेरिटेंस टैक्स की चर्चा होनी चाहिए, तो ये फर्ज बनता था आम आदमी पार्टी का भी भाई कि वो आए और बोले, कंडेम करे कि भाई देश की व्यवस्था इस बात की इजाजत नहीं थी। पहली बात तो जो यूएस की बात हम कर रहे हैं वो बात करते $1 बिलियन से ऊपर की वर्थ के आदमी। $1 बिलियन का मतलब हो गया 8,000 करोड़। हिंदुस्तान में ऐसे कितने आदमी हैं जो 8,000 करोड़ से ऊपर के हैं? और उसको इस तरीके से बोल रहा कि आपके घर आकर आपकी माओ बहनों का मंगलसूत्र ले लिया जाएगा, कितनी गलत बात है। पहली बात ये। उसके बाद अवधेश उपाध्याय जी आप पैक कर सकते हैं, ठीक है। दावा और हक चिराग भाई मेरे बहुत बड़े विद्वान प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। इन्होंने बात कही जो भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों ने ज्वाइन किया भ्रष्टाचार। देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी में आया है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उसको क्लीन चिट माननीय न्यायालय ने दी। अब न्यायालय से ऊपर तो कोई है नहीं, ना मैं क्लोजर रिपोर्ट ईडी और सीबीआई फाइल करती है, वो न्यायालय नहीं करता। मैं बता रहा हूँ, आप ही की बात पर आ रहा हूँ, आप ही की बात पर आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, के केस में बोला कि नहीं, ईडी ने बोला कि नहीं फाइल को गई। नमूना सर्वेक्षण, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, 2023 में आई है। जो बेरोजगारी दर हमारे देश में 6% थी 2014 में, वो घटकर 3.2% हुई है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट कहती है। दूसरी बात, पीएफ अकाउंट आप ले लीजिए, जो 2014 में 8 करोड़ पीएफ अकाउंट हमारे देश में थे, वो बढ़कर 24 करोड़ हुए, 26 करोड़ हुए, 3 गुना वृद्धि उसमें हुई है। और मैं बताऊं आपको, अभी जो रिपोर्ट आई है, 50,000 पता यूपी पुलिस की नौकरी के 60 लाख लोग अप्लाई करते हैं। 2 करोड़ समझ में नहीं आ रहा। 45 साल में सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो निकल के आई है। स्टार्टअप बताइए मुझे, 1 साल में शुरू हुए हैं, और उससे पहले आप लगाए 3 करोड़ 16 लाख से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग खुश हैं। बस केवल वही लोग खुश नहीं है क्योंकि राजनीति खिसक रही है, जिन्होंने देश को लूटा। आज मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर बोलती है कि आपकी जो आय है, जो आपकी सेविंग्स है, वो 45 साल में सबसे कम है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपका डेटा बोल रहा है कि 45 साल में सबसे कम सेविंग आज फैमिली के पास है। आज बस वही दुखी है। अब देश जी आज लोग पूछ रहे हैं कि मेरी नौकरी कहाँ है। आपने बोला था महंगाई में, आज आपने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज आप घोटाले किए हैं तो कार्रवाई तो होगी। सबसे ज्यादा महंगाई इंडिया में है, बताइए ना इस बात पे। जनता का मूड एक है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। और उसका आधार क्या बनेगा सर? अगर अब की बार 400 पार के नारे को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसका आधार क्या बनेगा?
अगर आधार देखिए, राम मंदिर धारा आधार 370 के साथ देखते डेवलपमेंट है देखिए, तो आखिरकार जो प्रधानमंत्री को दुबला राजस्थान करती के है, बांसवाड़ा पर दुबला ऐसा पार्टी क्यों जो है। बयान देना पड़ता है इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर कि भाई बिल्कुल। अगर देखो, राजीव, इंडिया बहुत अलायंस अच्छा आ सवाल गया किया। तो वो धर्म के आधार पर संविधान आरक्षण को बांट देगा। क्यों आपको यह आरोप लगाना पड़ रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अलग अलग लोगों में? क्यों? वही बात है ना सर। और आप देखिए, आप ही की जी, पार्टी बिल्कुल के सही आईटी बात सेल कही के हेड हैं सवाल आपका अमित बहुत मालविया, वो वाजिब बकायदा सवाल। कोट करते हैं और इनकरेक्टली कोट करते हैं सर, पूरी लाइन नहीं बिल्कुल बताते, वाजिब वो सवाल। भी मझधार में छोड़ रहे हैं व्यूअर्स को भी। बिल्कुल, देखिए आपका बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, आप कह रहे हैं मंगलसूत्र की बात कैसे आई, जब प्रॉपर्टी की बात कैसे आई? देखो, राहुल गांधी ने खुद कहा था भरे मंच से हम एक्सरे करवाएंगे। क्या मतलब है इसका? इनका जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, उसमें साफ साफ लिखा है, आप पढ़िए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कि हम आए तो पर्सनल लॉ को मजबूत करेंगे, मतलब शरिया कानून से ये देश चलाएंगे। किस जगह संविधान किस नहीं लाइन चलेगा। में 42 पन्नों का कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है? कहाँ लिखा आप वो है? लाइन तो बता दीजिए, भाजपा पैरा का बता लिखा हुआ है दीजिए। आज तक। ठीक है विजय जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी देखिए कुणाल जी, जो कुणाल जी, जो उन्होंने पॉइंट बनाए हैं उसमें 10 पॉइंट है, ये बात आप नहीं उसमें करने देते। देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि पर्सनल लॉ को मजबूत करेंगे, अल्पसंख्यक वर्ग की जो छात्र छात्राएं हैं उनको बाहर भेजेंगे। अब अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी में कौन है? एम विशेष वर्ग जो है, उन्हीं से इनका प्यार है। आप देखिए लुटियन ठीक है। जोन में, दिल्ली के जो लुटियन जोन में जमीन है अंग्रेजों द्वारा जो दी गई थी, अंग्रेजों अब छोड़ के आपकी गए बात थे, समझ वो ठीक है। जमीन वक्फ बोर्ड को विजय दे जी दी गई। विजय जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विजय जी, साफ कहना है बीजेपी का कि कुणाल भाई जी, अगर 1960 अब मेरा सवाल सुन लीजिए विजय जी प्लीज। 1969 में, हाँ। हाँ आप बोलिए। मेरा सवाल सुन लीजिए कि भाई बीजेपी का साफ कहना है, और मुख्य रूप से डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी का, कि अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया लाइन सत्ता में आ गया तो यहां पर ये विशेष रूप से एक व्यक्ति विशेष को या एक धर्म विशेष के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे, प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, शरिया कानून लागू किया जाएगा। और यहां पर बीजेपी के कई नेता हैं जो कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश तक के मामले गिनाते हैं, जहां पर किस तरह से स्पेशल प्रोविजन लाकर ओबीसी के कोटे से 4% काटकर मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दी गई। सर दिस इज द हार्ड फैक्ट, ये तो आपको विजय जी मानना पड़ेगा। ओके कुणाल जी, मुझे आंसर दे ठीक है, आप देख लीजिए। 1969 में ठीक है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था, उस समय भी बीजेपी के जो आरएसएस के कुछ और पार्टीज थी उस विचारधारा की, उन्होंने इसका विरोध किया था। जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ बैंक्स का, सबसे ज्यादा फायदा एससी एसटी को उस टाइम हुआ। 5 लाख एससी एसटी लोग इस टाइम नेशनलाइज बैंक्स में काम करते हैं, रेगुलर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। उन्हीं का दुख है इनको, एससी एसटी ओबीसी को आगे नहीं आने देना चाहते। ओबीसी का आरक्षण बीच में अवधेश जी ना बोले। अवधेश जी बोलने दीजिए ना, वो आपकी बारी में बिल्कुल नहीं बोले। इनको बंद करिए प्लीज। ठीक है डन। एक बात बता दीजिए आप। और दूसरी बात जो आपने, अवधेश जी प्लीज, अवधेश जी प्लीज, अवधेश जी, अवधेश जी, ओबीसी का आरक्षण खत्म क्यों किया कांग्रेस पार्टी? अब सुन लीजिए ना, आपने सवाल कर दिया, सुन लीजिए विजय जी से। लुटियन जोन में जमीन है, वो वक्फ बोर्ड को क्यों दे दी गई दिल्ली की जमीन? आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, थोड़ी में बांट देते हैं। थोड़ी तो थोड़ा तो ठीक है, बात करने का। आज सरकार से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड पर है। म्यूट करो यार। कांग्रेस ने दी है, किसी और ने नहीं दी है। डॉक्टर अवधेश प्लीज एक सेकंड सुनिए जरा गंभीरता से। जब आप बोल रहे थे तो वो बिल्कुल नहीं बोले, अब जरा उनको धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, शायद उनके कुछ बयान में आपको कुछ तर्क मिल जाए। बोला है कि जब वो गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने वहां की मुस्लिम की 7 जातियों को मुस्लिम्स के अंदर ओबीसी में डाला, गुजरात में उनको फायदा हुआ। सेम स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुजरात सीएम के टेन्योर की बोली है। तो जो ये बात कर्नाटका गवर्नमेंट पे लगाते हैं या किसी और कांग्रेस गवर्नमेंट पे लगा रहे हैं, तो उसमें कोई आधार नहीं है। जो ओबीसी का कोटा किसी को एक्स्ट्रा नहीं गया है। हम वही बात कर रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है कास्ट सेंसस से, इनको तकलीफ हो रही है 30 लाख गवर्नमेंट जॉब्स कांग्रेस देने जा रही है, कास्ट सेंसस करवा के भागीदारी बढ़ाने जा रही है। जैसे हमने बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया, जैसे हमने पीएसयू स्थापित किए, उनमें एससी एसटी ओबीसी सबको भागीदारी दी। उन पीएसयू को मोदी ने 10 साल में बेच दिया अदानी को, और एससी एसटी ओबीसी की हिस्सेदारी भागीदारी खत्म कर दी, उनको लोअर मिडिल क्लास। वैसे तो बड़ा सवाल तो सर यही है कि अगर इतने मुद्दे कांग्रेस पार्टी गिना रही है, उसके बावजूद भी वो बाकी अलायंस के भरोसे बैठी है, तो अपने आप में सवाल तो उठेगा ना। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था, अन्यथा इस चर्चा को आगे बढ़ाते। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की कई नेताओं का एक एक कर जाना और पार्टी के नेतृत्व के साथ साथ नीतियों पर सवाल उठाना अपने आप में काफी बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं।
बहरहाल उम्मीद ये की जा रही कि समय रहते और चुनाव के नतीजों से पहले पार्टी के डैमेज को कंट्रोल किया जाए और जो नेता रूठ रहे हैं उन पर चिंतन, मंथन और परिवर्तन की बात को कहते हुए नई चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए। बहरहाल आज के ललकार में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।